उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर है रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, इसमें हमें ये पढ़ना है कि कैसे रेनफॉल और ह्यूमिडिटी क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, कि हवा में जो पानी की नमी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जब एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो क्या काज करती है? रेनफॉल, यानी जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुमारो वी हैव लर्न अबाउट क्लाइमेट एंड वेदर। In this topic, in our last video, we know about the definition of climate and the definition of weather. As we know very well what is climate and what is weather. Weather क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर प्लेस की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं weather. Apart from that, climate is what? Climate क्या है? For a long period of time, कि एक लंबे समय तक किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो कैसी रहती हैं, दैट इज क्लाइमेट। इट चेंजेस एवरी डे, वेदर चेंजेस एवरी डे। मॉर्निंग में कूल होगा, आफ्टरनून में हॉट होगा, इवनिंग में प्लीजेंट होगा, बट क्लाइमेट डज नॉट चेंज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 10, 20, 30 years. It remains constant. Then what is the climate of that area? And we read about the difference of between climate and weather. After this we read about the factors influencing climate, या हम कह सकते हैं factors affecting climate। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं? हमने इसमें फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर हमने फर्स्ट पढ़ा था कि इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करती है। तो कैसे इफेक्ट करती है हमने ये पढ़ा था कि जो एरियाज इक्वेटर के ऊपर आते हैं दैट इज अर्थ। एंड व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज ए longest latitude line which divides the earth surface in two equal halves या two equal hemispheres. This is equator. हमने डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर में ये पढ़ा था कि जो एरिया इक्वेटर के ऊपर है, जो प्लेस इक्वेटर के ऊपर है, ये नियर बाई इक्वेटर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा मिलेगा? हमें हॉट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सन रेज जब इक्वेटर के ऊपर फॉल होती हैं, गिरती हैं, दे फॉल वर्टिकली, एंड वर्टिकली मीन्स स्टैंडिंग, इन स्टैंडिंग डायरेक्शन, ऐसे गिरती हैं इसके ऊपर सनरेज। सनरेज इसके ऊपर वर्टिकली गिरती हैं। वर्टिकली सनरेज गिरने के कारण क्या होता है? ये रेज स्प्रेड नहीं हो पाती, फैल नहीं पाती, और जब ये स्प्रेड नहीं हो पाती तो ये इस एरिया को ज़्यादा गर्म करती हैं, ज़्यादा हॉट करती हैं। और यही वजह है कि सन रेज का डायरेक्टली या वर्टिकली इक्वेटर के ऊपर गिरना और स्प्रेड ना होना, इसी की वजह से इक्वेटर के ऊपर जो टेम्परेचर है वो क्या मिलेगा? हाइयर मिलेगा। इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। इक्वेटर से हम जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो क्लाइमेट है वो कैसा होता जाएगा? कूल। इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्लाइमेट में चेंजेस आता जाएगा और क्लाइमेट की जो हॉटनेस है वो कम होती जाएगी, क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा। और पोल्स के ऊपर क्या होता है? कोल्डेस्ट क्लाइमेट। कोल्डेस्ट क्लाइमेट होता है कहाँ पर? पोल्स के ऊपर। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था एल्टीट्यूड। सेकंड पढ़ा था हमने एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? हाइट फ्रॉम द सी लेवल। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, कि सी लेवल से किसी भी जगह की क्या पोजीशन है, क्या हाइट है। सी लेवल समुद्र तल को बोलते हैं कि सी लेवल से किसी प्लेस की हाइट कितनी है, वो हाइट है वो किसको डिफर करती है?
क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। क्लाइमेट हम कह सकते हैं उस सी लेवल की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम हाइट होगी वो कम होगी सी लेवल से, जितना सी लेवल के पास का एरिया होगा उतना ही क्या होगा, कूल एरिया होगा, वो ठंडा एरिया होगा। और जैसे जैसे ही सी लेवल से हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो क्लाइमेट है वो हॉट होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट, हम बता सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये था एल्टीट्यूड। और अब तीसरा फैक्टर जो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से जो डिस्टेंस होती है वो क्लाइमेट को कैसे डिफर करती है। अब हमें अच्छे से पता है कि जो भी सीज होती है, ओशियंस होते हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, मान लो ये है कोई भी सी, ठीक है, दिस इज सी। अब हमें पता है सी में क्या रहेगा, वाटर। और पानी के आसपास का एरिया कैसा मिलेगा हमें, कूल एरिया मिलेगा। क्योंकि जब हवा चलती है, जब हवा ब्लोइंग करके आती है, तो अगर हॉट विंड भी आ रही है, हॉट वाइन भी आ रही है, हॉट एयर भी आ रही है ना, तो वो भी क्या करेगी, जैसे जैसे सी के आसपास आएगी या सी के ऊपर से गुजरेगी तो किस में चेंज हो जाएगी, कूल एयर में। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, वाटर के ऊपर आने से जो एयर है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो हम यही पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी इफेक्ट्स क्लाइमेट, हाउ द डिस्टेंस फ्रॉम सी इफेक्ट्स क्लाइमेट। इसमें है द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेसेस which are situated far from the sea are hot in summers। जो places sea से दूर रहते हैं, दूर बसे हुए हैं, दूर situated हैं, वो summers में कैसे मिलेंगे, hot। गर्मियों में कैसे मिलेंगे, हमें गर्म मिलेंगे। लेकिन जो एरिया sea के नज़दीक हैं वो summers में कैसे मिलेंगे, cool मिलेंगे। On the other hand, the places situated near the sea हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट ड्यूरिंग समर एंड विंटर। मॉडरेट क्लाइमेट हम किसको कहते हैं, जो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, यानी बीच का जो मौसम होता है कि जिसमें ना हमें हॉटनेस फील होती है ना हमें कोल्डनेस फील होती है, उसको बोलते हैं हम मॉडरेट क्लाइमेट। तो सी के आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा मिलेगा, मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। क्यों मिलता है मॉडरेट क्लाइमेट, बिकॉज of the land and sea breezes will occur in the coastal regions। कि coastal region कौन से बताए हैं, वो सारे एरिया जो किसके साथ, जिनकी बाउंड्रीज किसके साथ है, वाटर के साथ है, सीज के साथ है, वो सारे एरियाज कौन से होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं। तो कोस्टल एरियाज से या लैंड से जो एयर चलकर कोस्टल एरियाज के पास आती है, तो जैसे जैसे वो कोस्टल एरियाज में एंटर करेगी वैसे वैसे ही वो ठंडा होना शुरू हो जाती है। इसमें एक वर्ड आ रहा है ब्रीज। ब्रीज किसको कहते हैं, इसमें बताया है ए लाइट विंड। अब लाइट विंड से यहाँ पे क्या मतलब है कि जो हवा बिल्कुल स्लोली आती हो, बहुत धीरे धीरे जो हवा चलती है, जिसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, उस हवा को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। इसलिए इसको कहा गया है लाइट विंड। क्लियर है ब्रीज। उसके बाद है ड्यूरिंग द डे, दिन में द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड दिस काजेज द एयर अबव इट टू वार्म अप। जब गर्म समर्स होती हैं, समर्स में हमने देखा होगा कि जो लैंड है, धरती है, वो सनलाइट की वजह से बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और जब लैंड गर्म होगी तो वहाँ की एयर भी क्या होगी, वार्म अप होगी, गर्म होगी। द एयर देन राइजेस एंड मेक्स वे फॉर द कूल एयर फ्रॉम द सी टू ब्लो टुवर्ड्स द लैंड, दिस इज कॉल्ड द सी ब्रिज। और जब वो गर्म हवा सी की तरफ ब्लो करती है, बहती है, ब्लो मीन्स बहना, कि सी से गर्म, लैंड से गर्म हवा जब सीज की तरफ ब्लो करती है तो क्या होना शुरू हो जाती है, कूल होना शुरू हो जाती है। और उस कूल हवा को क्या बोला जाता है, सी ब्रिज। यानी जो हवा सी के पास आकर ठंडी होती है उसको बोलते हैं सी ब्रिज। एट नाइट, रात में द सी रिमेन्स वार्म बिकॉज इट लूजेज इट्स हीट स्लोली व्हेन कंपेयर टू द लैंड। रात को क्या होता है,
मिट्टी जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। तो अगर दिन में सोयल वार्म अप हो रही है सनलाइट से, तो रात को उतनी ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है। लेकिन पानी सीज होती है, उनका पानी रात को क्या रहता है, एज कंपेयर टू लैंड गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि वो दिन में वार्म अप हो जाता है और उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। The air above sea warms up and makes way for the cool breeze from the land to blow towards the sea. This is called land breeze. और इसका अपोजिट होने लग जाता है। दिन में तो क्या होता है, देखो क्लियरली छोटा सा है बिल्कुल। ड्यूरिंग डे दिन में क्या होगा, सोयल वार्म अप होगी, सोयल गर्म होती है। गर्म सोयल जब सी की तरफ ब्लो करती है, समुद्र की तरफ जाती है, तो जैसे जैसे ही वो सी के पास जाएगी, कोस्टल एरियाज में एंटर करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। लेकिन नाइट में क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट में क्या होता है कि सोयल तो जितना जल्दी गर्म होती है उतना जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो सी वाटर होता है उसको कूल होने में टाइम लगता है। तो इसको तो बोलते हैं सी ब्रिज, कि ये सी में जाके ठंडी हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सी ब्रिज बोलेंगे। लेकिन रात को बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, सी वाटर वार्म होता है और लैंड क्या रहती है, कूल रहती है। तो जो सी वाटर से आने वाली गर्म एयर होती है, वार्म या हॉट एयर होती है, जैसे ही वो लैंड के कांटेक्ट में आती है, लैंड एयर के कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या होने लग जाती है, कूल, और उसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। सीधे से समझ सकते हो आप इनको कि जब लैंड से गर्म हवा समुद्र की तरफ जाकर ठंडी होती है तो उसको सी ब्रिज बोलते हैं, और जब समुद्र से गर्म हवा लैंड की तरफ आके ठंडी होती है उसको लैंड ब्रिज बोला जाता है। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ द विंड, कि डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा की जो डायरेक्शन होती है वो क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती है। डायरेक्शन ऑफ कि जो हवा की डायरेक्शन होती है वो क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करती है, वो पढ़ेंगे हम इसमें। द डायरेक्शन फ्रॉम विच विंड ब्लो ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। Wind blowing over from the regions which are hot tend to increase the temperature of a place. Similarly, winds coming from regions which are cold tend to decrease the temperature at a place. इसमें हम ये बता सकते हैं हम इजी कि जब अगर हवा ऐसी डायरेक्शन में बह रही है कि वो गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ आ रही है, तो क्लाइमेट कैसा करेगी, वो ठंडा करेगी। लेकिन अगर हवा ऐसी डायरेक्शन में बह रही है जो ठंडी जगह से गर्म एरिया में एंटर कर रही है, तो क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट क्लाइमेट होगा। वो हवा के विंड की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्लेस से आई है। ठंडे प्लेस से आई है तो वो क्लाइमेट को कूल करेगी, और गर्म प्लेस से अगर विंड ब्लो करके आ रही है तो वो उस प्लेस को हॉट करेगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल देके बताया है कि मोस्ट प्लेसेस इन नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस ए हॉट क्लाइमेट इन समर बिकॉज ऑफ द hot winds which blow over the regions. On the other hand, Delhi experience a cold climate in winters because of the cold winds which blow from the Himalayas. कि सर गर्मियों में जो नॉर्दर्न एरिया है उसका मौसम गर्मियों में थोड़ा सा गर्म मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो विंड्स ब्लो करके जाती हैं वो कहाँ से जाती हैं, हॉट एरियाज से। लेकिन दिल्ली में विंटर्स में क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द विंड्स कमिंग फ्रॉम द हिमालयन रीजन, और हिमालय रीजन ऑलरेडी वेरी कूल होता है, जिसकी वजह से दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो विंटर्स में क्या हो जाता है, कूल क्लाइमेट हो जाता है। उसके बाद है थर्ड, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। थर्ड है रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। रेनफॉल का हमें पता है, रेनफॉल रिलेटेड किससे है, रेन से, बारिश से। और ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर कंटेनिंग वाटर वेपर्स, कि जब हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो ह्यूमिड बन जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। एयर कंटेनिंग वाटर वेपर्स इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब हम पढ़ रहे हैं हीट जोन्स।
हीट जोन्स पढ़ने से पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स का। हमने 4 लैटिट्यूड्स पढ़े थे। ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, इक्वेटर के बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन है एंड दैट इज साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ये लैटिट्यूड लाइंस है। आर्कटिक सर्कल होता है 66 एंड 2 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। उसके बाद साउथ डायरेक्शन में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी होता है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। एंड लास्ट होता है एंटार्क्टिक सर्कल। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से लास्ट चैप्टर में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वाले में। अब हीट जोन्स पढ़ने के लिए हमें इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स का पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स 4 होते हैं। अब देखो हीट जोन्स क्या होते हैं कि सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होने के कारण अर्थ का जो सरफेस है उसको 3 हीट जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, बिकॉज ऑफ सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 3 जोन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है टॉरिड जोन, फर्स्ट इज टॉरिड जोन। सेकंड है टेम्परेट जोन एंड थर्ड है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन ये 3 हीट जोन्स हैं जिनमें सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होने के कारण अर्थ को इन 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया। अब ये 3 हीट जोन्स कहाँ लाई करती हैं, इस अर्थ सरफेस के ऊपर कहाँ लाई करती हैं? तो फर्स्ट देखो ये इक्वेटर है और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉरिड जोन। कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसको कौन से जोन में रखा गया है? टॉरिड जोन में रखा गया है। उसके बाद है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी एरिया ऑफ आर्कटिक सर्कल एंड एरिया ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल, इनको रखा गया है फ्रिजिड जोन में। किसमें रखा गया? फ्रिजिड जोन में। एरिया ऑफ आर्कटिक सर्कल एंड एरिया ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल को फ्रिजिड जोन्स में रखा गया है। उसके बाद बच गया हमारा टेम्परेट जोन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, दिस इज साउथ डायरेक्शन। तो एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ टेम्परेट जोन, दिस इज नॉर्थ टेम्परेट जोन। एंड एरिया ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल इज साउथ टेम्परेट जोन। ये हैं हमारे 4 हीट जोन्स जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हीट जोन्स के बाद हम शुरू करेंगे, इस क्लास में हम करेंगे हीट जोन्स के बाद अपना वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव ऑलरेडी डन द हार्ड वर्ड्स इन आवर लास्ट क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू राइट वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग हम इसमें लिखेंगे इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है? इफेक्ट। क्या होता है? इफेक्ट। किसी चीज़ को प्रभावित करना, किसी चीज़ पर किस दूसरी चीज़ का क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है वो उस चीज़ को। सेकंड है इसमें ह्यूमिड। ह्यूमिड का मीनिंग हमने अभी पढ़ा था, एयर कंटेनिंग वाटर वेपर्स, एयर कंटेनिंग वाटर वेपर्स। थर्ड है हमारा स्लैंटिंग। स्लैंटिंग का मीनिंग क्या होता है? स्लैंटिंग क्या होता है? स्लैंटिंग पता होना चाहिए पहले हमें कि स्लैंटिंग क्या होता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर गिरकर ढल जाती है, यानी ऑन ए राउंड सरफेस, अगर राउंड सरफेस के ऊपर कोई चीज़ गिर रही है तो वो क्या करेगी? ढलकर नीचे जाएगी, दूसरे एरियाज के ऊपर जाएगी। उस पोजीशन को कहते हैं स्लैंटिंग पोजीशन। इसको हम लिख सकते हैं एट एन एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन।
at an angle of vertical and horizontal position. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड भी हमने पढ़ा है, हाइट अबव द सी लेवल. हाइट अबव द सी लेवल इज नोन एज एल्टीट्यूड. उसके बाद नेक्स्ट है ब्रीज. ब्रीज हमें पता है क्या होता है. ब्रीज ब्रीज क्या होता है. लाइट विंड. लाइट विंड. ब्रीज के बाद है स्कैंटी. स्कैंटी का मतलब क्या होता है. वेरी लेस. यानी जो चीज़ बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं. स्कैंटी. ये हमारे वर्ड मीनिंग्स है. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ आपको करना है इसकी बुक एक्सरसाइज को फिल करना है. चूज द करेक्ट आंसर. द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इज नोन एज. हमने अभी पढ़ा था कि एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इज नोन एज टॉरिड जोन. ब्लैंक जोन इज नाइदर टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट. ऐसा जोन जो ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा, दैट इज टेम्परेट जोन. एरिया अराउंड द पोल्स इज नोन एज द फ्रिजिड जोन. पोल्स के ऊपर जो एरिया है वहाँ कौन सा जोन बताया है. फ्रिजिड जोन. द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी आर नोन एज लैंड ब्रिज. जो लैंड से सी की तरफ जाते हैं उनको क्या बताया है. लैंड ब्रिज. और जो सी से लैंड की तरफ जाते हैं उनको क्या बताया है. सी ब्रिज. प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस है. हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जो प्लेसेस हैं उनका क्लाइमेट कैसा होगा. हॉट या कोल्ड. हॉट. प्लेसेस सिचुएटेड नियर द इक्वेटर रिसीव्स रेज ऑफ द सन. इक्वेटर के ऊपर कैसे सनलाइट गिरती है. डायरेक्टली. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हीट जोन्स. अर्थ को कितने हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है. अभी पढ़ा था हमने कितने हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है अर्थ को. 3 में. टेम्परेट, टोरिड एंड फ्रिजिड जोन. उसके बाद क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस हम कल की क्लास में कर लेंगे. क्वेश्चंस के साथ साथ हम कल करेंगे जो हमारे 3 हीट जोन्स हैं. टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. कल की क्लास में हम क्वेश्चंस के साथ साथ इन जोन्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आज के लिए इतना ही है. आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट एंड द हीट जोन्स की हीट जोन्स को कहाँ पर हीट जोन्स कहाँ लाई करते हैं ये पता होना चाहिए. कौन कौन से एरिया में लाई करते हैं, कितने हीट जोन्स होते हैं, जो कितने फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं ये पता होना चाहिए. उसके साथ साथ ये वर्ड मीनिंग्स हैं ये फिर नोटबुक में लिखे होने चाहिए और जो हमारी बुक एक्सरसाइज है वो भी आपको बुक में फिल करके रखनी है. थैंक यू.